फाइंड द लोकेशन का मतलब आपको एक्स निकालना है, एक्स की किस वैल्यू पे जो है ना ये 1 मीटर हाइट पे पार्टिकल होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लोकेशन एट विच द पार्टिकल की हाइट 1 मीटर होगी। ये ऐसा है ना, तो 1 मीटर हाइट पे किस पॉइंट पे होगा अगर हम ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो। एकदम बेसिक्स यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ सही आंसर है आपका। योर आंसर इज करेक्ट कृतिका रानी, योर आंसर इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। बिल्कुल सही इन्होंने आंसर दिया है। देखो इसमें क्या करते हैं, या तो हम सीधे वाई और एक्स निकालते हैं या हम टाइम निकाल लेते हैं। कि पहले हम निकाल लेते हैं कि किस टाइम पे हाइट 1 मीटर होगी। टाइम एट विच, है ना, हाइट इज जो वाई होगा वो 1 मीटर होगा, ये निकाल लेते हैं। तो सीधे हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर से, है ना, कि वाई एक्सिस के लॉन्ग लगा लेते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी इसके लॉन्ग जो हो जाएगी यू साइन थीटा हो जाएगी, और जी तो लगता ही है वाई एक्सिस के लॉन्ग। वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या करेगा बेसिकली आपका जी लग जाएगा। तो यहाँ से एस वाई की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो एस वाई तो आपका हो जाएगा 1 मीटर, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा है तो 10 sin 37, 10 sin 37 का मतलब हो जाएगा आपका 10 × 3/5, मतलब 6 आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा 6 मीटर/सेकेंड। तो यू वाई की वैल्यू आपके 6 × t हो गया, ए वाई की वैल्यू तो 10 ले लोगे आप इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से टाइम की वैल्यू आ जाएगी कि भाई किस टाइम पे इसकी हाइट जो होगी वो 1 मीटर होगी। तो आपका इक्वेशन आ गया 5t² है ना -60 + 1 = 0 आ गया, है ना, कि 5t² -60 आपका 1 आ गया। अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से 5t² -5t -t आ गया +1 आ गया = 0। तो फैक्टराइज करोगे तो 5t बाहर आ गया, t -1 आ गया, और यहाँ पे -1 हम कॉमन ले लेते हैं तो t -1 आ गया = 0। तो मतलब यहाँ से या तो t -1 और 5t -1 = 0 आ गया। तो टाइम की दो वैल्यू आ गई, या तो टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड होगी या टाइम की वैल्यू 0.2 सेकेंड होगी। तो होगा ही, किसी भी हाइट पे दो बार होगा ना, एक बार एसेंट के टाइम, दूसरा डिसेंट के टाइम। कि अगर मैं यहाँ से कोई 1 मीटर हाइट लंबी ले लूँ, ये हाइट सपोज जो है 1 मीटर है, ये दो बार होगा ना उस हाइट पे। एक बार एसेंट के टाइम होगा, एक बार डिसेंट के टाइम होगा। एक बार तो ये 0.2 सेकेंड पे ही पहुंच जाएगा, है ना, और एक बार जो होगा इसको यहाँ से आने में 1 सेकेंड लगेगा टाइम। और इन दोनों का सम जो होता है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। कि भाई सेम हाइट पे वो दो बार होगा, एक बार 0.2 सेकंड में, एक बार 1 सेकंड के बाद, और इन दोनों का सम जो होता है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। क्योंकि इस पूरी जर्नी में 1 सेकंड लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में 0.2 लग जाएगा, तो टोटल जर्नी का टाइम ऑफ फ्लाइट 1.2 हो जाएगा। लेकिन इसने एक्स पूछा हुआ है ना, कि भाई अगर ये 1 मीटर हाइट पे था तो इसका ये एक्स क्या होगा, x1। अगर ये 1 सेकंड बाद 1 मीटर हाइट पे फिर से था तो इसका x2 क्या होगा। तो x1 x2 तो हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल में x की वैल्यू जो होती है ये u cos थीटा × t हो जाती है। भाई वाई कोऑर्डिनेट तो पूरा ये होता है कि वाई इसकी वैल्यू होती है u sin थीटा t -हाफ j t²। ये हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल में ऐसा होता है। इन एक्स कोऑर्डिनेट तो सिंपल सा x = u cos थीटा × t हो जाता है। तो जब u cos 10 cos 37 निकालेंगे तो 10 cos 37 की वैल्यू 10 × 4/5 हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 8 मीटर/सेकेंड। तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपकी आ गई 8 × टाइम,
जो भी टाइम अगर x1 हम निकाल रहे हैं तो 8 इंटू आपका 0.2 सेकेंड आ जाएगा, तो मतलब ये 1.6 मीटर हो जाएगा। अगर मैं x2 निकाल रहा हूँ तो 8 इंटू 1 आ जाएगा, मतलब 8 मीटर आ जाएगा। तो दो आंसर आ गए कि यहाँ से 1.6 मीटर पे और 8 मीटर पे इसकी हाइट 1 मीटर होगी, और वो रिस्पेक्टिव टाइम क्या होगा, 0.2 सेकेंड एंड 1 सेकेंड होगा। तो एकदम बेसिक से हम सॉल्व कर लेंगे, है ना, कि बेसिक से इसको हम क्या करेंगे, बेसिकली आपको सॉल्व करेंगे, है ना, कि बेसिक से हम इसको अटेंड कर सकते हैं। हाँ, तो कैसे निकाला यार, थोड़ा ध्यान रखना है, पहले टाइम निकाल लिया फिर उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया उसका। मैंने एक्स कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही होता है कि टाइम निकाल लिया और हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, एक्स कोऑर्डिनेट। उससे बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। है ना, काइनेमेटिक्स की मैं बना रहा हूँ प्लेलिस्ट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल में भी जितने भी आपके लेक्चर्स हैं इसकी आई विल प्रिपेयरिंग द प्लेलिस्ट। है ना, ऐसे नहीं तो रैंडम होता है ना, खोजना बड़ा मुश्किल होता है। तो काइनेमेटिक्स की प्लेलिस्ट मैं बना लूंगा आजकल में, तो उसको मैं शेयर कर दूंगा। तो उस प्लेलिस्ट में लेक्चर 1 से लेके सारे कंप्लीट की लिस्ट आ जाएगी। तो कभी भी आपको रिवाइज करना है या आपने अटेंड नहीं किया है तो उसको आप देख लेना। है ना, तो मुझसे आपको मतलब इंडिविजुअल लेक्चर मांगने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक पता है तो उस लिंक पे जाके अपने आप सारे लेक्चर मिल जाएंगे आपको। है ना, तो करता हूँ मैं, पहले कैनामेटिक्स का ही कर लेते हैं। बहुत सारे लेक्चर्स मैंने अभी डाले भी नहीं हैं, तो उसको अपलोड करके मैं उसकी प्लेलिस्ट बना लेता हूँ। उसको आप एक बार देख लेना। यहाँ पर भाई टेक्नोलॉजी अगर है तो उसको यूज करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का मतलब ही है आपके काम को आसान करना। है ना, आसान करने जैसे भी हो जाए उसको यूज करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव यूज होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं। ये आपका गैस से, तो इससे हमने टाइम निकाल लिया इससे। चलो इसको सॉल्व कर लो जरा सा।
है ना। रितिका आपका आंसर सही है ना। देखो कुछ नहीं करना है बेटा इसमें, है ना। रितिका आपका आंसर सही है। नव्या आपका आंसर सही है बिल्कुल। देखो कुछ नहीं करना है आपको, कि भाई आप बेसिक्स याद रखो, पूरा कैलकुलस ही तो है। और क्या होता है इसमें, है ना, कि भाई आपका जब प्रोजेक्टाइल को हम इस तरह से थ्रो करते हैं, तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों टाइम के साथ चेंज होता है ना। किसी भी स्टोन को अगर आप थ्रो करोगे, तो टाइम के साथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। कि अगर आप यू से थ्रो करोगे तो ये पाथ ही फॉलो करता है। तो एक्स भी चेंज होता है, वाई भी चेंज होता है। तो एक्स इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, वाई इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो यहां से हम डेरिवेटिव यूज कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रादर देन कि हम कंपेयर करें इक्वेशन से। आप डेरिवेटिव यूज कर लो। डेरिवेटिव यूज कर लेंगे तो जैसे एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, वी एक्स आ जाएगा। वी एक्स की वैल्यू डी एक्स बाई डी टी आ जाएगी। तो एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे अगर मैं टाइम पे टी, तो 1 हो जाएगा। तो वी एक्स का कंपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऐसे ही वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो वी वाई आ जाएगा। तो वी वाई की वैल्यू आपकी हो जाएगी डी वाई बाई डी टी। तो इस वाई को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो टी का तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ गया। और टी स्क्वायर का 2 आ जाएगा, फिर 10 टी आ गया। है ना। तो जैसे हम एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आप देखो एक्स कंपोनेंट तो कांस्टेंट है, वो तो होता ही है, कि भाई एक्स कंपोनेंट की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। और वाई कंपोनेंट चेंज होता है, यही तो जी है -10। टाइम के अकॉर्डिंग वाई कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। अब ये क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी विथ विच प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, मतलब ये तो क्या है ना, वेलोसिटी ये तो कांस्टेंट रहती है, तो कहीं भी सेम ही रहेगा। किसी भी टाइम टी पे आप ले लो, इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल तो हमेशा सेम ही रहती है, 6 मीटर पर सेकेंड। किसी भी टी टाइम पे ये 8 - 10 टी वर्टिकल वेलोसिटी तो है। लेकिन ये यहाँ वाली वेलोसिटी थोड़ी पूछ रहा है। ये तो बोल रहा है कि जिस वेलोसिटी से हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया था, प्रोजेक्ट मतलब ये टी इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है। तो जब टी इक्वल टू 0 होगा तो एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, 6। और इसमें भी जब मैं टाइम 0 पुट कर दूंगा तो वाई कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एक्स कंपोनेंट 6 है, वाई कंपोनेंट इतना है, तो दोनों का रिजल्टेंट ही तो स्पीड होगी। तो यहाँ पे 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आ गया। तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर की वैल्यू आपकी 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे 10 मीटर पर सेकेंड होगा। और ये एंगल भी निकाल सकते हैं कि भाई 10 मीटर पर सेकेंड से आपने इसको प्रोजेक्ट किया, कितने एंगल पे किया। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू जो होगी, ये आपकी परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगी, यू वाई बाई यू एक्स। तो यू वाई की वैल्यू 8 है, और यू एक्स की वैल्यू जो है वो 6 है। तो ये आपका 4/3 हो जाएगा। 4/3 का मतलब ये एंगल 53 डिग्री हो जाएगा, है ना। 3/4 37 होता है, तो 4/3 जो होगा 53 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों चीजें आ सकती है, हालांकि पूछा यही था। तो हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि आपको y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा, तो उसको डिफरेंशिएट करके वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी। x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा तो डिफरेंशिएट करके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगी। अब स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, तो t 0 पुट कर देंगे तो यू एक्स एंड यू वाई आ गया। इसका रिजल्टेंट उसकी प्रोजेक्शन स्पीड हो जाएगी, और एंगल भी हम इससे निकाल सकते हैं। तो इससे आपका सी ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से हम इस चीज को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, है ना। तो सही आंसर दिया था जिन्होंने भी इसका आंसर किया है, याद करेगा। पहले कुछ क्वेश्चन जो है ना, लास्ट के चीजों को हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, फिर आगे की थ्योरी पढ़ते हैं। नहीं तो ये अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और आगे बढ़ जाएंगे ना, फिर आगे मुश्किल हो गया। ये आपका यस। ओके, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो।
इसमें सब्स्टिट्यूट करके आएगा आंसर, मतलब ऐसे निकाल नहीं पाओगे आप, वैल्यूज पुट करके देख लो कौन से मैच कर रहा है ना। तो नॉन डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है ये, दिस इज डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, है ना। वैसे आप सॉल्व कर लोगे। तो जो 35 है ना, इसका आंसर जो है शायद, एक मिनट में आंसर भी चेक कर लेता हूँ कि इसमें कौन सा सही है आपका ये। देखते हैं। अच्छा आंसर आ भी गया। हाँ रितिका एंड नव्या सही है आपका आंसर, है ना। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वही सब्स्टिट्यूट करके आप देख लो। इसने बोल रहा है कि भाई आर तो है वो रेंज है, एंड एच इज द मैक्सिमम हाइट। तो कौन सा एक्सप्रेशन जो होगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। तो अब रखना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो होता है ना, वो आपका यू स्क्वायर बाई जी होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री। है ना, कि भाई मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल कौन सा हो जाएगा, तो इसमें वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन को जब मैं अगर चेक करूंगा, तो ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपका होता है बेसिकली आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, प्लस आर स्क्वायर, है ना। आर स्क्वायर की वैल्यू जो होती है, वो रेंज की फॉर्मूला हम जानते ही हैं। तो आर स्क्वायर जो हम ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4 u⁴ आ जाएगा, इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मैं रेंज के स्क्वायर ले रहा हूँ, बाई जी स्क्वायर हो गया। इसको डिवाइड करना है आपको 8h से, और 8h की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा, इसलिए आपका 2g हो जाएगा। तो सर देखो बहुत सारे टर्म्स तो कैंसिल ही हो जाएंगे ना। आप देखो यहाँ से आपका कैंसिल हो गया, आपका 2 से ये 8 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, यू की साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से कैंसिल हो गया, यू की पावर यहाँ से 4 की बजाय 2 रह गई आपकी, और एक आपका जी कैंसिल हो गया यहाँ से जी की पावर, और यहाँ से आपका एक 2 कैंसिल हो गया। और देखो अल्टीमेटली बच क्या गया आपका, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, प्लस आपका यहां से बच गया आपका यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। ये तो आपका बच गया, है ना। तो जब मैंने इसमें सब वैल्यूज पुट कर दी, मैक्सिमम हाइट की, रेंज की और ये एच की, तो अल्टीमेटली यहां से आप देखो यू स्क्वायर बाई जी तो कॉमन आ गया, और यहां से आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। तो अल्टीमेटली यू स्क्वायर बाई जी आ गया, और यू स्क्वायर बाई जी क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल रेंज होती है, तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा कैसे। तो कई बार आंसर में सब्स्टिट्यूट करके निकालते हैं, कि वैसे निकालना तो बड़ा मुश्किल है, आंसर में हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं। जो जैसा दिया हुआ वैल्यू पुट कर दो, अपने आप आ जाएगा, है ना। कि जो जैसा दिया हुआ है वैसे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो सेल्फ नेचुरली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप आ गया इस तरह से, तो दिस वे वी कैन फाइंड आउट, है ना। इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
इसमें भी सब्स्टिट्यूट करके ही आएगा। सर दोनों के इनिशियल वेलोसिटी भी डिफरेंट होंगे ना? नहीं, सेम होगी, सेम सेम होगी। क्यों? और दिया होना चाहिए इसमें, मतलब वो चीज मिसिंग है इसमें। द cannonball has the same range on horizontal plane for two angle of projection with same speed। वो एक्चुअली यहाँ पे मिसिंग है, दोनों की स्पीड सेम ले लेना इसमें। भाई रेंज भी सेम है, इनिशियल स्पीड भी सेम है, एंगल अलग अलग है। वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, हम जानते हैं। वो जो एंगल होता है वो कौन सा एंगल होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये सही क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि सेम स्पीड कई बार हम मिस कर जाते हैं। ऋतिका, सही है आपका आंसर। ठीक है, इसका जो ऑप्शन सही आ रहा है ना, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि आपको पता है जब भी किसी दो प्रोजेक्टाइल का सेम इनिशियल स्पीड के लिए अगर रेंज सेम है तो वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। इसको अगर मैं सेम यूज से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो अगर एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा एंगल यहाँ पे 90 माइनस थीटा हो जाएगा। दोनों एंगल अगर सम 90 होगा तभी ऐसा पॉसिबल है। 30, 60, 75, 15 इसी पे रेंज सेम होगा। लेकिन दोनों की मैक्सिमम हाइट अलग अलग हो सकती है। तो सपोज थीटा वाले की हाइट हम h1 ले लेते हैं, तो h1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जो h2 हाइट होगी उसमें यू स्क्वायर तो सेम ही, अब एंगल 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई अगेन 2g। हाँ, ये आपने ले लिया कि भाई दोनों की रेंज तो सेम है। रेंज तभी सेम होंगी जब ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। एक थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, लेकिन दोनों की मैक्सिमम हाइट अलग अलग है। एक की h1 है, एक दूसरे की h2 ले लिया हमने। तो आपको तो h2 वाले में साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करके कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगा।
अब आप थोड़ा ध्यान दो, सारे में जो है ना प्रोडक्ट ही यूज हो रहा है, मतलब यहाँ से आपको हिंट मिला कि इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगा। तो पहले मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ से ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन इस साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। बाई जी भी नीचे ले लो आप इसमें मल्टीप्लाई करके, बाई आपका ये जो चीज आ जाएगी वो आपकी स्क्वायर आ जाएगी ऐसे, हाँ। लेकिन एक इसमें नीचे बच गया आपका टर्म्स, ये वाला टू वाला टर्म, टू टू जो मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे 1/4 हो गया, ये आपका आ गया, है ना। कि जब दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा और इस तरह से अगर ले लूंगा तो ये आपका आ गया यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। लेकिन ये चीज रेंज नहीं होती है ना, है ना। रेंज में एक टू भी बाहर लगा होता है, आप ये ध्यान रखना कि भाई रेंज जो होता है वो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी होता है। तो इस पर्पज से मैंने क्या किया ना, इससे 4 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई भी कर दिया और 4 डिवाइड भी कर दिया, यहाँ से 4 मल्टीप्लाई भी कर दिया एज वेल एज 4 हमने क्या कर दिया इसमें डिवाइड भी कर दिया। और इस 4 को जब मैं अंदर ले जाऊंगा, है ना, कि भाई इसको 4 को मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया तो ये 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अल्टीमेटली आपका ये आ गया कि जो H1 और H2 का प्रोडक्ट होगा ये आपका आ गया 1/16, और ये 4 अंदर चला गया तो ये टर्म अब सही आ गया, ये आपका आ गया 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। अब सही है, ये चीज रेंज होती है, तो अल्टीमेटली ये r²/16 हो गया। हाँ, तो आप देखो कि जो H1 एंड H2 का प्रोडक्ट होता है, कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हम बात करेंगे तो यहाँ से कंक्लूजन आ गया कि जो H1 एंड H2 का प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू आपकी r²/16 होती है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो r की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट के टर्म्स में आपका ये आ जाएगा बी ऑप्शन, है ना। तो थोड़ा सा आइडिया लगाना होता है कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करें, है ना। तो उसमें एक चीज मिसिंग थी कि जो टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में सेम स्पीड होना चाहिए था, अगर अलग अलग स्पीड होती फिर हम ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के लिए, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, है ना। ये तो लास्ट लेक्चर के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम कर रहे थे। ठीक है ना, अब हम आ जाते हैं थ्योरी के ऊपर, है ना। नाउ आई विल मूव टू द थ्योरी। सब कैलकुलेशन पर्पज से मैंने सारा कुछ किया हुआ है कि कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ क्या करना है, थोड़ा सा इससे आइडिया लगा के। तो कई बार या तो आंसर में सब्स्टिट्यूट करके निकालते हैं या आप इससे आंसर से थोड़ा सा आइडिया लगाते हो। तो इस समय मल्टीप्लाई होते तो मल्टीप्लाई कर ही दो, फिर आपको खुद ही रेंज में कन्वर्ट करने का आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम इसको रेंज में कन्वर्ट करें। अब हम थ्योरी पे आ जाते हैं। जो नेक्स्ट थ्योरी आप इसमें पढ़ते हो, देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है यहाँ पे, है ना, कि भाई ये एज ए न्यूमेरिकली वैसे तो हम ट्रीट करते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको थ्योरी ले रहा हूँ। वह एज ए थ्योरी नंबर पॉइंट नंबर प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे आपने पहले सबसे पढ़ा कि दैट इज द ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में ना आपने ये चीज पढ़ ली थी कि भाई ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में जस्ट 3 फॉर्मूले होंगे। एक फॉर्मूला तो हो जाएगा बेसिकली आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का, है ना, कि जो पहला फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला हो जाएगा बेसिकली आपके टाइम ऑफ फ्लाइट का ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में। तो पहला टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपने यूज कर लिया, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। दूसरा आपका आ गया रेंज का फॉर्मूला। तो रेंज का फॉर्मूला आपका था बेसिकली आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और तीसरा फॉर्मूला था मैक्सिमम हाइट की वैल्यू थी बेसिकली आपकी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये सारा कुछ आपने पढ़ लिया था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में। अब सेकंड यहाँ पे करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जो कि आप भी आंसर देने की कोशिश करना, कि यहाँ पे जस्ट हम प्रोजेक्टाइल ले लेते हैं कोई भी, कि यहाँ से हमने किसी स्टोन को प्रोजेक्ट किया ऐसे, है ना, कि यहाँ से आपने किसी स्टोन को प्रोजेक्ट किया किसी यू इनिशियल स्पीड से और थीटा एंगल से। तो आपको पता है ये कोई पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, इसकी इक्वेशन ट्रेजेक्टरी हम जानते हैं, है ना। रेंज के टर्म्स में भी जानते हैं, वैसे भी जानते हैं। अगर ये एक्स एंड वाई एक्सिस है तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। तो इसमें में से एक चीज पूछा जाता है कि टाइम आफ्टर विच
टाइम आफ्टर विच projectile is perpendicular to its initial direction of motion. Initial direction, आप इसको ऐसा लिख लो कि time after which projectile is moving. Projectile is moving, है ना, perpendicular to its initial direction. इनिशियल डायरेक्शन ये पूछा जाता है आपसे, है ना। तो आप चाहे करो इसको सॉल्व या ना करो, मैं खुद ही बताता हूँ कि क्या होगा। ऐसे ये टर्न होता जाएगा ना, और किसी टी टाइम पे सपोज यहाँ पे पहुंच गए, तो इसकी वी वेलोसिटी इस तरह से हो जाएगी। तो पहले इसकी वेलोसिटी यू के अलोंग थी, अब वी के अलोंग है। तो कितने टाइम के बाद ये जो डायरेक्शन होगी उसके ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये क्वेश्चन होता है ना, कि भाई कितना टाइम के बाद कितना टाइम लगेगा ताकि इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाए। तो सिंपल सा हम वेक्टर से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आप देखो कि अगर मैं u को आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिखूं, इनिशियल वेलोसिटी को, तो u के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक आपका हो जाएगा u cos थीटा आई कैप प्लस आपका हो जाएगा u sin थीटा जे कैप, है ना। अगर मैं v को लिखूं तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी चेंज होता ही नहीं है, तो v वेक्टर में भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा, u cos थीटा आई कैप ही है। वर्टिकल कंपोनेंट हम जानते हैं u sin थीटा माइनस gt हो जाता है किसी टी टाइम के बाद, ये सब हम जानते हैं कि भाई किसी टी टाइम के बाद हॉरिजॉन्टल तो चेंज होता नहीं है, वो तो हर जगह पे सेम ही रहता है। जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो u sin थीटा माइनस gt हो जाएगा। तो आपने बोला स्टार्टिंग में वेलोसिटी की वेक्टर ये था, बाद में वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया, और आपको बताना है कितने डायरेक्शन के बाद कि प्रोजेक्टाइल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन। तो क्या करना होगा आपको, कोई मुझे हिंट दे सकता है क्या, यहाँ के आगे हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए? कोई मुझे थोड़ा सा हिंट दो कि भाई u आपको आई कैप जे कैप में टर्म्स में पता है, v भी आई कैप जे कैप में पता है, अगर v और u परपेंडिकुलर होंगे तो क्या करना होगा मुझे यहाँ पे, बताओ भाई। भाई अगर मुझे प्रूफ करना है कि u एंड u परपेंडिकुलर है ना, आपको ये तो प्रूफ करना है कि वेलोसिटी वेक्टर v जो होगा दिस इज परपेंडिकुलर टू द u। तो ये प्रूफ करने की क्या कंडीशन होती है, क्या कोई हिंट दे सकता है मुझे? अरे इसमें क्या सोचना इतना है, इसमें सोचने वाली तो इतनी बात ही नहीं है कोई इसमें, कि भाई दो वेक्टर परपेंडिकुलर तभी होते हैं जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। आपने डॉट प्रोडक्ट में ही तो पढ़ा था कि भाई u और v का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो हो तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। तो कभी भी अगर u और v को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो उसके डॉट प्रोडक्ट को आप जीरो कर दो, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो आप। तो मैं यहाँ पे u एंड v का डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई डॉट आई ही तो वन होता है और जे डॉट जे भी वन होता है। तो आई डॉट आई वन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और जे डॉट जे वन होगा तो प्लस आपका यहाँ पे आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी। जे डॉट जे भी वन हो गया, बाकी तो सारे जीरो हो जाते हैं। और आपको अगर परपेंडिकुलर है दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इसलिए आपका जीरो होगा। अब इसको फर्दर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो यहाँ से, है ना, कि यहाँ से हम यू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी आप ऐसे ही छोड़ दो यू साइन थीटा इंटू जी टी इक्वल टू जीरो। तो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ से वन ले लेंगे तो यू स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू जी टी आ गया। यहाँ से u की एक पावर कैंसिल हो गई, तो वो टाइम आ गया, टाइम की वैल्यू हो जाएगी u बाई जी साइन थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। इस टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल को अगर आपने ऐसे थ्रो किया था तो टर्न करके इनिशियल डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर हो गया। तो ये सेकंड कंसेप्ट हो गया कि पहला कंसेप्ट तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के फॉर्मूले थे, सेकंड कंसेप्ट में ये भी आप जानते हो
कि भाई कितने टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसमें मैंने वेक्टर थोड़ा सा यूज कर लिया कि भाई कभी भी परपेंडिकुलर प्रूफ करते हैं तो हम ये तो करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को जीरो कर देते हैं दो वेक्टर के लिए, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा तो अपने आप परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएंगे दोनों। तो इससे वो टाइम आ गया जिसमें कि दोनों प्रोजेक्टाइल आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, है ना। तो ये सेकंड चीज हो गई। इसके और भी मेथड्स होते हैं, बहुत सारे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन आप एक ही जानो, है ना, बहुत ज्यादा मेथड में अननेसेसरी कंफ्यूजन हो जाएगी। और भी मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने के। नहीं, फिलहाल हम जस्ट वेक्टर मेथड यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका गया। तो सेकंड कंसेप्ट आ गया। थर्ड कंसेप्ट में आ जाते हैं। जैसे ये तो देखो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है सारे जो हम पढ़ रहे हैं, है ना। ये सारे फॉर्मूले तभी वैलिड है जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हो। अब हम आ जाते हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। थर्ड हम यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम ए हाइट, है ना, कि वी स्टडी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, है ना, कि भाई किसी हाइट से किसी चीज को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी हम बात करते हैं, उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, है ना। कि जैसे आपने यहाँ पे क्या ले लिया, कोई टावर ले लिया ऐसे, इस तरह से आपका कोई टावर है ना, और ये आपका ग्राउंड है ना, और यहां से आपने क्या किया, किसी स्टोन को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया, किसी स्टोन को हॉरिजॉन्टल किसी यू से प्रोजेक्ट कर दिया। तो जैसे हम यू से प्रोजेक्ट करेंगे ये कोई कर्व पाथ फॉलो करेगा और यहाँ पे जाके इस तरह से ड्रॉप हो जाएगा, है ना। तो ये भी तो प्रोजेक्टाइल ही है ना। प्रोजेक्टाइल का मतलब कोई भी कर्व पाथ होता है वो प्रोजेक्टाइल होता है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आपने किया, ये कर्व पाथ फॉलो करके यहाँ पे ड्रॉप हो गया, और ये हाइट सपोज आपने कोई एच ले ली, है ना, कि हाइट क्या हो गई बेसिकली आपकी कोई एच हो गई, है ना, कि दिस इज योर हाइट इज एच। तो अगर मैं वही चीज ना कोई एक्सिस ऑफ रेफरेंस ले लेता हूँ, सपोज मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो ले लिया वो यहीं पे ले लिया जहां पे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो कहीं ले सकते हैं, ये ऑरिजिन ले लिया मैंने ऐसे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पहला इस केस में कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, कि इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगा, कि नॉर्मल केस में तो आपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाला था, इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगा, तो आपको ये तो निकालना पड़ेगा कि भाई किसी टी टाइम में अगर ये यहाँ पे पहुंच गया तो इसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आप निकाल लो। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका तो सिंपल सा u इंटू टी हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, कहीं भी चला जाएगी। कहीं भी मान लो टी टाइम के बाद ये यहाँ भी पहुंच गया तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो जी लग रहा है वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे भी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू ही रहेगी, है ना। किसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, इसलिए आपकी यू रहेगी। तो हम एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं इसका। अगर यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हो गया ऐसे, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका यूटी होगा, यू को आप टी से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे हम वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो एस वाई तो आपको वाई निकालना ही है, आपको वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, है ना। यू वाई आप थोड़ा ध्यान दो, ये जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इसकी कुछ होगी, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो। और ए वाई तो होता ही है कि जब भी ये एयर में होगा तो उसके ऊपर जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो ए वाई की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस जी हो जाएगी इंटू टी स्क्वायर। तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, और एक्स और वाई में रिलेशन को ही हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। तो यहाँ से वाई की वैल्यू आपकी आ गई माइनस हाफ जी, और यहाँ से टी की वैल्यू आप एक्स बाई यू पुट कर दो यहाँ पे इस जगह पे,
तो हाफ जी, यहाँ पे आपका आ गया एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो ये इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगी। एक्स और वाई में रिलेशन जो होगा वो आपका ये हो जाएगा। तो यू बाय 0 क्यों हुआ? क्योंकि स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल री प्रोजेक्ट किया था ना हमने इसे। ओ ओके सर, व्हाट इट। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, किसी एंगल पे होता तो यूआई भी होता, तो यहाँ पे यूएक्स तो होगा, लेकिन यूआई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपने इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में लिखा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम द हाइट। अगर ये किसी एंगल पे होता फिर तो इसका अलग फॉर्मूला हो जाता। तो ये इसका वाई और एक्स में रिलेशन आ गया, है ना। इसी को हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गया। अब सेकंड में अगर आपसे कोई पूछे कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट तो हम जानते ही हैं। इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा अंडर रूट ऑफ 2h/g हो जाएगा। ये मैंने बताया हुआ आपको कि भाई किसी भी चीज को रेस्ट से छोड़ें या हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करें, दोनों सेम टाइम में स्ट्राइक करती है ग्राउंड को, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 2h/g हो जाएगी, है ना। कि अगर h हाइट है तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा, क्योंकि यूआई जीरो होगा ना, तो यूआई अगर जीरो है तो वर्टिकल डायरेक्शन में रेस्ट पे हो या रेस्ट से छोड़ें या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करें, दोनों केस में यूआई जीरो ही होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 2h/g हो जाएगी। थर्ड हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना, कि भाई ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये अगर आर है तो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू कितनी होगी, तो रेंज इक्वल टू भी आ जाएगा, रेंज इक्वल टू यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है ना। तो अगर इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टी टाइम लग रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हो जाएगा यू को आप अंडर रूट ऑफ 2h/g से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो ध्यान रखना ये इसकी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट नॉर्मल वैसे ही रेस्ट से छोड़ने वाला ही, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी इसकी, तो यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, तो अंडर रूट ऑफ पी आ गया इस तरह से। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि जब ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी। इस तरह से स्ट्राइक करेगा ना किसी स्पीड से, तो फोर्थ फॉर्मूला ये होता है कि स्पीड विथ विच इट हिट ग्राउंड, हिट ग्राउंड, है ना। तो आपको तो देखो, जब ये ग्राउंड को हिट करने वाला होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इसकी यू ही होगी, लेकिन ग्रेविटी की वजह से कुछ वर्टिकल वेलोसिटी भी तो गेन कर लेगा ना ये, और वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे इसकी जीटी हो जाएगी। इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी, थोड़ा साफ डायग्राम में रखता हूँ मैं, कि जो वर्टिकल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी वो आपकी जीटी हो जाएगी, है ना। जीटी किस फॉर्मूले से, आपका इस फॉर्मूले से, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो यू वाई तो जीरो है, ए वाई की वैल्यू आपकी जी है, इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी है, माइनस का मतलब डाउनवर्ड है, तो इसके वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसलिए आपकी जी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट हो, और हॉरिजॉन्टल तो है ही, तो जो वी स्पीड इसका होगा इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो जो वी की वैल्यू होगी वो जस्ट हम ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि जैसे आपने इसमें ये तीन फॉर्मूले ध्यान रखे कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में तीन फॉर्मूले वैलिड होते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट का। वैसे जब प्रोजेक्शन फ्रॉम द हाइट होता है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ये होगा, रेंज ये होगा, कितनी स्पीड से ग्राउंड को वो हिट करेगा, और इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये होगी। तो कई बार न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना, ये प्रोजेक्शन फ्रॉम द हाइट्स पे भी आते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये सारे फॉर्मूले वैलिड हैं फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन के लिए नहीं, किसी एंगल पर प्रोजेक्शन के लिए नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए वैलिड होंगे। उसको आप लिख लो।
ठीक है, तो ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम द हाइट, है ना। बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे ना, आप ध्यान रखना, उसके लिए कोई फॉर्मूला आप याद मत करना, बेसिक से करना। अगर इसके अलावा कोई केस आता है तो उसके लिए सिंपल सा होता है, एनालाइज मेन प्रोजेक्टाइल मोशन का। मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे कॉन्सेप्चुअल चीज क्या है, अगर आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, है ना, कि प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ही ये होता है कि जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मेन कंसेप्ट ये है कि इसके अलावा अगर कोई केस आ गया तो हम क्या करेंगे, एनालाइज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोशन सेपरेटली। मोशन सेपरेटली, है ना, एंड कनेक्ट देम विथ टाइम, विथ टाइम। वे एक्स को अलग ले लो, वर्टिकल को अलग ले लो, बाकी दोनों को कनेक्ट कर दो टाइम से। वही तो हम हर जगह कर रहे हैं भाई। यहाँ पे भी मैंने क्या किया है कि एक्स को अलग से ले लिया, वाई को अलग से ले लिया, टाइम दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है, सब्स्टिट्यूट करके वाई और एक्स में रिलेशन निकाल लिया। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में यही मेन कंसेप्ट होता है कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन को सेपरेटली लेते हैं और उसको फिर बाद में हम टाइम से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से, है ना। अदरवाइज फॉर्मूला आपको याद रहे तो अच्छा है कि इस केस में फॉर्मूला ये होता है और इस केस में फॉर्मूला ये होता है ना। ये 3-4 फॉर्मूले तो हैं क्योंकि आपको यूज करने हैं। ठीक है, ये आपका जैसा। तो मैं आपको कुछ मैथड शेयर करता हूँ, है ना। बाकी तो एज ए न्यूमेरिकली हम करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं कुछ न्यूमेरिकल शेयर करता हूँ, उसको ट्राई करो आप, जिसमें प्रोजेक्शन फ्रॉम द हाइट यूज होगा। ये तो हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। इसको सॉल्व करो जरा सा, क्या आंसर आ रहा है आपका। और देखो 98 490 है, तो जो जी की वैल्यू लोगे वो 9.8 आप ले लोगे, है ना। वो अंडरस्टूड रहता है कई बार कि भाई जी की वैल्यू इसके में 9.8 लेंगे तो आपका सिंपल आएगी चीजें। तो क्या आंसर आ रहा है आपके।
हाँ नव्या सही, आपके आंसर थे। ऑल थ्री आंसर्स आर करेक्ट। सब लोग ट्राई करो भाई, सबके आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ। सही है, रितिका रानी, और आंसर इज करेक्ट। सही आंसर बता रहा हूँ, इसमें तो सीधे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, किसमें तो सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने। तो भाई इस केस में ऐसे ही तो दिया हुआ है आपको, कि इस पूरे केस में जो कॉन्सेप्ट है वो जस्ट आपको ऐसे दिया हुआ है कि भाई ये कोई टावर है ना, कि इस टावर से हम प्रोजेक्ट करते हैं, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन इसने दिया ही हुआ है, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं वैसे इसको। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करके ये पाथ फॉलो करके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है ये। तो पहला इसने बोला टाइम टू रीच द ग्राउंड, तो ए पार्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो आपको बताइए कि √2h/g होता है। तो 2h की वैल्यू इसने दी हुई है 490 मीटर बाई जी अब 9.8 ले लेंगे तभी सिंपल होगा ना, तो इससे 10 सेकंड आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट इसका होगा यहाँ से यहाँ तक आने का, वो 10 सेकंड। बी इसने बोला है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब रेंज पूछ रहा है ये, कितना हॉरिजॉन्टल पे ड्रॉप होता है, तो रेंज की वैल्यू यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट होती है। तो हॉरिजॉन्टल यू तो इसने 98 दिया हुआ था, इंटू 10 मतलब 980 मीटर हो गई, है ना। इसने बोला किस स्पीड से यहाँ पे स्ट्राइक करेगा ये ऐसे,
तो इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड तो चेंज होती नहीं, वो तो 98 ही रहेगी। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी कुछ गेन कर लेगा। कितनी गेन कर लेगा? जी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 9.8 इंटू 10 गेन कर लेगा ये, मतलब 98 98 दोनों हो जाएंगे। तो जो सी पार्ट हो जाएगा कि इसकी जो स्पीड होगी वो 98√2 हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से स्ट्राइक करेगा। आप थोड़ा ध्यान रखना कि भाई ये तो 98 ही रहेगा अगर हॉरिजॉन्टल यहाँ पे 98 है तो। अगर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है तो जीटी गेन कर लेता है। तो जी इंटू टाइम ऑफ 10 सेकंड निकाल चुके तो ये भी 98 हो गया। तो दोनों का 98 98 तो रिजल्टेंट 98√2 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। है ना? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कितने एंगल पे स्ट्राइक करेगा ये आके, तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जब सेम होते हैं तो एंगल 45 डिग्री हो जाता है। तो ये वैसे पूछा नहीं हुआ है, लेकिन पूछता तो 45 डिग्री हो जाता है। तो ये तीनों चीजें आपकी आ गई, ए पार्ट आ गया, बी पार्ट आ गया, सी पार्ट आ गया। हाँ, तीनों हम सॉल्व कर सकते हैं इसमें। है ना? तो तीनों पार्ट हम इसमें क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। जस्ट मैंने सारे फॉर्मूले यूज कर लिए। अगर फॉर्मूले नहीं भी आते हैं तो क्या है, सेपरेटली एक्स एंड वाई को अप्लाई करो, आ जाएगा इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स। वैसे तो मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया, अदरवाइज नहीं भी अप्लाई करते तो ये आ जाता है। ये आपका आ गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हाँ, ये पहले बाद में ये क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लो। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। स्टेयर केस वाला।
हाँ, रितिका एंड नव्या और आंसर इज करेक्ट। ठीक बता रहा था इसने। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसको मैं किसी दूसरे पेज पे ही बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो जाएगा। तो जस्ट इस क्वेश्चन में इस तरह से तो दिया हुआ था आपको कि एक आपकी स्टेयर केस पहले तो आप बना लो। फर्स्ट फॉर्म वन स्टेयर केस, कि हम यहाँ पे इस तरह से कोई स्टेयर केस बना लेते हैं इसे। ये आपका आ गया। ये आपने स्टेयर केस ऐसे बना लिया, ठीक है ना। ये आपका स्टेयर केस है। तो यहां से इसने बोला हुआ है कि एक स्टेयर केस की जो विड्थ है वो बी है। इट हैज बीन गिवन कि इस स्टेयर केस की विड्थ कितनी है, बेसिकली आपकी बी है, और इसकी हाइट जो है वो एच है। तो यहां से हम एक बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं यू से। तो अगर ये बॉल जाके किसी स्टेयर केस की एनथ एच को हिट करती है, ऐसे बॉल जाके प्रोजेक्टाइल मोशन बना के, ये मतलब थर्ड थ्री फोर में बना रहा हूँ, लेकिन अदरवाइज ये एनथ है, कुछ भी हो सकता है ना। एनथ की स्टेयर की एच को हिट करती है, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हिट करेगी। तो सिंपल सा ये हॉइंटर प्रोजेक्शन का तो क्वेश्चन है। तो या तो आप सीधे फॉर्मूला यूज कर लो। अभी तो आपने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बताई थी, कितनी होती है, माइनस ऑफ हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। बस ये यूज कर लेंगे, इससे आंसर आ जाएगा। तो इसकी जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती है वो ये होती है। तो अगर ये यहाँ से जाके यहाँ पे आ रहा है, तो इसकी जो वाई कोऑर्डिनेट होगी वो कितनी होगी, आप देख लो। ये एच है, ये भी एच है, ये भी एच है, और ऐसे ऐसे एन एच। तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस एन एच हो जाएगी। माइनस एन एच इसलिए लिया ना मैंने क्योंकि नीचे की तरफ है, तो वाई कोऑर्डिनेट माइनस एन एच हो गया, क्योंकि इसी को हमने ऑरिजिन लिया था। तो ये एच है, एच है। अगर 3 होता तो 3h हो जाता, अगर 4 होता तो 4h हो जाता। तो एन है तो एन एच हो जाएगा। और एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, बी बी बी। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट एन बी हो जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो वाई कोऑर्डिनेट की जगह पे आप पुट कर दोगे माइनस एन एच, और यहाँ पे माइनस हाफ आ गया, जी इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, एन स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई आपका यू स्क्वायर आ गया। तो इससे क्या कंडीशन होगी हम निकाल लेंगे, एन की क्या कंडीशन होगी। माइनस माइनस तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ से एन की एक पावर भी कैंसिल हो गई, तो एन की वैल्यू आपकी आ जाएगी, है ना। कि एन की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 स्क्वायर एच बाई जी बी स्क्वायर हो जाएगी। तो इससे जो ऑप्शन था वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, कि बी ऑप्शन। ओके, वो डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ी देर के लिए, है ना। नाउ वी आर बैक इन मीटिंग, है ना। तो ये जस्ट हमने इसको सॉल्व किया था, नहीं तो जस्ट मैं उसको फिर से उस क्वेश्चन को शो कर देता हूँ, वहीं पे बता देता हूँ, क्योंकि वो तो इरेज हो गया होगा जहां तक, या देख लेते हैं कहीं बचा होगा तो, है ना। हाँ नहीं बचता है ना, सारा इरेज हो जाता है एक्चुअली। जैसे आपके डिस्कनेक्ट होते हैं, सारा जो डाटा है वो इरेज हो जाता है। ये बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कोई और बेसिक करा था बट सेम आंसर आ सेम ही चीज है बेटा, आपने बेसिक से कर लिया होगा। यस। आपके बात एक ही है भाई। वो भी जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो आपने लिखा था, वो भी तो ऐसे ही किया था ना आपने। वो तो आपने इसी तरह से तो सॉल्व किया था, आपने बेसिक से कर लिया होगा। सही है, बेसिक से भी कर सकते हो। क्या पता वो फॉर्मूला याद ही नहीं रहे आपको, तो बेसिक ज्यादा अच्छा है करना, है ना। मैंने तो ये सीधे अभी मैंने ड्राइव किया था फॉर्मूला, इसलिए मैंने इसको यूज कर लिया कि वाई और एक्स में ये रिलेशन होता है। तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी माइनस एन एच,
और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू मैंने पुट कर दी एन यू, एन बी का होल स्क्वायर, बी विड्थ है इसका, बाई यू स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से माइनस माइनस तो कैंसिल ही हो गया, एक एन की पावर भी यहाँ से कैंसिल हो गई। तो यहाँ से एन की वैल्यू आपकी आ गई 2HU स्क्वायर, है ना, बाई GB स्क्वायर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आ जाएगा। तो मुझे ये याद था तो मैंने कर लिया, अदरवाइज अगर मुझे याद नहीं होता तो मैं यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू लिख देता यू इंटू टाइम, और वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू मैं लिख देता माइनस हाफ GT स्क्वायर, है ना, कि एक्स कोऑर्डिनेट ये होता है, वाई कोऑर्डिनेट ये होता है। तो एक्स इक्वल टू यू इंटू टाइम, एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी आपकी एन बी यू इंटू टाइम हो गया। यहाँ से टाइम की वैल्यू आ गई, इसको इस वाई में पुट कर दो NH, बात वही है। यहाँ से टाइम की वैल्यू आप एन बी बाई यू पुट कर दोगे, तो इससे भी एन की वैल्यू आ जाएगी। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। हो सकता है कि एन की जगह पे 3 दिया हो, 4 दिया हो, उसके अकॉर्डिंग करते हैं हम इसे। तो सीधे मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से सॉल्व की है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता है ना, तो उससे मैंने सॉल्व कर लिया इसे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है आपको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। तो ये सब जो है ना, अभी देखो फॉर्मूले में फिट हो रहे थे सारे, कि ऐसा बहुत कम क्वेश्चन है जिसमें कि फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्वेश्चन मैं लेता हूँ जिसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है ना, तो उसको कैसे आप सॉल्व करते हो वो देख लेते हैं, है ना, एकदम बेसिक से सॉल्व करना होता है जिसे। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। मतलब प्रोजेक्शन फ्रॉम द हाइट है, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन नहीं है, 37 डिग्री एंगल पे है ना, कि एंगल जो है वो कितना है बेसिकली आपका 37 डिग्री। तो इस केस में जो कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है वो थोड़ा ट्राई करो, आप कैसे कर सकते हो आप इसे।
Okay, let me check your answer. नहीं, ये तो बहुत कम है नव्या, ये बहुत कम है। देखो ये 2 लाइन में इसका आंसर आएगा। आपको लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये? आप देखो 10 मीटर पर सेकंड है और कॉस 37 है ना, ये भी सही नहीं है ना। 10 मीटर है, कॉस एंगल 37 है, तो अभी आपने पढ़ा कि जो 10 कॉस 37 होता है इसकी वैल्यू 6 होती है, और जो 10 साइन 37 होता है, सॉरी, इसकी वैल्यू 8 होती है, और 10 साइन 37 डिग्री जो होता है इसकी वैल्यू 6 होती है। तो मतलब ये जो भी वेलोसिटी है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 8 हो जाएगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो 6 हो जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसने बोला कि जाके गिर जो रहा है ये यहाँ पे गिर रहा है बेसिकली आपका 16 मीटर पे, तो देखो टाइम आ जाएगा, है ना, क्योंकि अभी आपने बोला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं मोशन देखूं तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो यू कॉस थीटा इनटू टाइम होता है ना। एक्स कोऑर्डिनेट यही तो होता है, यू कॉस थीटा इनटू टाइम, है ना, किसी भी इस तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो 16 दी हुई है, यू कॉस थीटा की वैल्यू अभी आप लिख लो 8 हो गया, टाइम मुझे निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू सीधे 2 सेकंड आ गया। मतलब ऐसे अगर हम प्रोजेक्ट करें तो 2 सेकंड में जाके स्ट्राइक कर रहा होगा ग्राउंड में। अब इस 2 सेकंड में वर्टिकली भी कुछ नीचे आ गया है, तो वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये हो जाएगा, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो वाई कोऑर्डिनेट जो इसका हो गया है वो माइनस एच हो चुका है, जो कि आपको निकालना है ना। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इसका माइनस एच ही तो हो गया, इक्वल टू यू साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से 6 ले लो आप इसमें, टाइम की वैल्यू आपने 2 सेकंड ले ली है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर 10 इंटू 2 का स्क्वायर। तो इससे सॉल्व करो, आपको कितना आ रहा है देखो, हाइट 8 है क्या आंसर? है ना, इससे हाइट की वैल्यू आपकी आ जाएगी। नहीं मेरे आंसर, हाँ 8 मीटर इज द करेक्ट आंसर। इससे जो आंसर आ रहा है वो 8 आ रहा है, कि मेरा आंसर तो 8 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है 8 मेरा भी आंसर। माइनस एच इक्वल टू 12 आ गया,
यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, -20 आ गया, तो एच की वैल्यू 8 मीटर आ गई है ना। तो देखो मैंने कुछ, टोटल ऐड करके बता दिया था दोनों। हाँ नहीं दोनों ऐड नहीं करना है ना, इसने तो खाली हाइट पूछा हुआ है। ये ऊपर कितना गया उससे मुझे मतलब नहीं था, हाइट ऑफ द टावर पूछा हुआ है। इसने पूछा कि सर टावर का हाइट क्या होगा, तो एक्स के अकॉर्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट तो हम जानते ही हैं, वाई कोऑर्डिनेट भी जानते हैं, बस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेपरेटली ले लिया, बस आ गया आंसर। हाँ तो कई क्वेश्चन ऐसे भी करने पड़ते हैं आपको जिसमें सिर्फ बेसिक एक्स और वाई के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट लेके आंसर, है ना, तो ये हम कर सकते हैं इस तरह से, है ना। तो ये प्रोजेक्टाइल में ये बड़े रेयर होंगे ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन आ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, आना है इस तरह से। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला आप याद मत करना, इसको इसी तरह से सॉल्व कर लेना एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट करके। तो ऐसा नहीं पता लगी एक एंगल के टर्म्स में फॉर्मूला भी हम याद करने लगे, तो वो कोई फायदा नहीं उसका, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसे, एकदम सिंपल है। देखो टाइम पहले ही आ गया 2 सेकंड, फिर इस 2 सेकंड में कितना नीचे आ गया होगा वो निकाल लिया हमने, इससे आपका अल्टीमेटली आंसर हो गया, है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ इसको जरा सा सोचो जरा, कैसे आएगा ये, मुझे भी आइडिया नहीं है इसका। अब देखो कौन सा आंसर सही आ रहा है। पहले एंगल थीटा था, जब ये एंगल थीटा बना रहा होगा, 2 थीटा था, जब थीटा बना रहा होगा तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी। आ जाएगा, सही बात है। अच्छा क्वेश्चन है ये।
थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन ही है। हाँ, रितिका रानी, और आंसर इज करेक्ट। हाँ, नव्या सही आपका आंसर, ठीक बताया आपने। ओके, है ना, देखो कुछ नहीं है, बेसिक्स एकदम यूज करना है, और थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री है इसमें, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री उतनी तो हम जानते ही है ना। तो ये आपका आ गया, एक्सिस ऑफ रेफरेंस बना लो ऐसे। तो यहां से आपने किसी स्टोन को प्रोजेक्ट किया किसी यू से, और इसका जो एंगल है वो 2 थीटा ले लो आप ऐसे। तो ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा ऐसे। तो किसी टी टाइम पे जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी यू से चेंज होके वी हो गई, और ये अब एंगल जो बना रहा है ना हॉरिजॉन्टल से, वो थीटा एंगल बना रहा है ना। तो इसने बोला है कि भाई यू की वैल्यू अगर 4 है तो वी की वैल्यू कितनी होगी, ये तो पूछा है इसने, कि जब ये थीटा एंगल बना रहा होगा तो कितना होगा। तो आपको अभी आपने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पे यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू कॉस 2 थीटा, और v का यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेवर चेंज प्रोजेक्टाइल में, क्योंकि g तो वर्टिकल लगता है, तो हॉरिजॉन्टल तो कोई तो चेंज कर ही नहीं सकता। तो यहाँ से v cos थीटा की वैल्यू जो होगी वो u cos 2 थीटा के इक्वल हो जाएगी, है ना। और जो u cos 2 थीटा होता है, इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सपैंड करें तो ये आपका 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। बस आंसर आ गया। तो यहाँ से v की वैल्यू जो होगी वो ये cos थीटा नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा u 2 cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा -1 बाई cos थीटा। तो यहाँ से भी cos थीटा को नीचे ले गए हम इसमें, cos थीटा की एक पावर यहाँ से कैंसिल हो गई, एंड 1 बाई cos थीटा sec थीटा ही तो होता है, तो v इक्वल टू यू आ गया इंटू 2 cos थीटा माइनस sec थीटा आ गया, और u की वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू 2 cos थीटा माइनस sec थीटा आ गया। सही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं आपके एग्जाम में, मेडिकल एंट्रेंस, है ना। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस यही ध्यान रखना था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी चेंज होती नहीं है, तो ये इसके इक्वल होगा, ये नीचे आ जाएगा। प्रॉब्लम है कि जब नीचे आ जाएगा तो 2 थीटा के फॉर्म में तो आंसर है ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है इसको एक्सपेंड करोगे आपको पता है कि जो cos 2 थीटा होता है ये इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या इसी को हम लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो मर्जी फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में दिया कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। तो इससे आपका बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन इसका, है ना, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया इस तरह से, तो बी ऑप्शन आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, फिर वी ऑफ द मीटिंग, देखते हैं ये कौन सॉल्व करता है, एकदम अलग सा क्वेश्चन है ये। हाँ चलो, ये तो ऐसे ठीक है,
इसको सॉल्व कर सकते हो आप इजिली। सही है, इसमें प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट का कॉन्सेप्ट लगेगा। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द हाइट, बिल्कुल सही है। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द हाइट, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा मेंशन नहीं है, लेकिन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द हाइट होगा। भाई इस तरह से अगर कोई गन है ना, तो यहाँ पे टारगेट है इसका, तो कितने हाइट पे रखेंगे ताकि ये जाके इसको ऐसे हिट कर जाए। तो ये जी की वजह से नीचे जाएगा ना, सीधे तो बुलेट जाएगी नहीं ऐसे। ये तो आ जाएगा बहुत इजी, सही बात। वैसे भी अगर ये ऐसा भी होता ना, तो भी कोई आंसर में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे एंगल स्मॉल होंगे ना। कि मान लो मैं टारगेट इसके लाइन पे ही रख ले रहा हूँ ऐसे, और ये ऐसे जा रहा है आपका, आपने इस तरह से किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया, जाके इसको हिट कर रहा है ऐसे। मतलब इसमें एम कितने हाइट पे करेंगे वो भी एक ही चीज है, क्योंकि अगर ये एंगल स्मॉल होंगे ना, तो स्मॉल एंगल के लिए जो कॉस थीटा होता है वो 1 होता है ना। वैसे ये सही नहीं है, इसी को आप रखो, इससे अननेसेसरी कंफ्यूज हो गए आप, ये सही है। फिर सीधे इक्वेशन लगा लो, ट्रेजेक्ट्री वाला आ जाएगा, और क्या है इसमें इतना क्या सोचना है।
कि भाई कितना एच ही तो निकालना है, कितना ऊपर टारगेट करेंगे इसको, ताकि ये जाके उसको टारगेट को उतना नीचे हिट कर दे। उससे तो आ जाना चाहिए आंसर आपका। इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या? तो मेरे हिसाब से तो ये फॉर्मूला हो जाना चाहिए, y इक्वल टू माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू यू स्क्वायर। y की वैल्यू माइनस एच हो जाएगी और माइनस हाफ जी की वैल्यू उसने 10 बोले ही हुआ है। जो x डिस्टेंस होगा वो 100 हो जाएगा, 100 इंटू 100 हो जाएगा, डिवाइड बाई जो ये स्पीड है वो u 1000 है, इंटू 1000 हो गया। यहाँ से 8000 तो कैंसिल हो गया, 10 बच गया। तो h की वैल्यू यहाँ से 1/20 मीटर आ गई। बात हो गया आंसर। 1/20 मीटर का मतलब 5 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन सही है, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, आ जाएगा आंसर इजीली आपका ये, है ना। इतना ऊपर रखेंगे तभी तो होगा, अगर इसके रहते तो नीचे आ जाता है ये ऐसे। कोई भी चीज हाफ जी टी स्क्वायर से फॉल होती है ना। कोई मंकी वाला जो क्वेश्चन होता है कि मंकी को अगर एम कर दिया आपने, मंकी ने अगर ब्रांच छोड़ दी, तो जितना नीचे मंकी आएगा उतना ही बुलेट भी नीचे आ जाएगी हाफ जी टी स्क्वायर से, तो पक्का बुलेट को हिट करेगा ही मंकी। तो वही केस है आपका ये। तो इसका आंसर जो होगा वो 5 सेंटीमीटर में है ना। ये तो आ जाना चाहिए था इजिली, ठीक है ना। तो ये हम कर सकते हैं ऐसे। तो चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतनी काफी है। बस आपका एक लास्ट टॉपिक बच गया, मैन एंड रिवर एंड रेन एंड मैन क्वेश्चंस, तो वो हम कल कर लेंगे। तो देखते हैं, एक क्लास या एक क्लास हो सकता है और भी थोड़ी सी लग जाए, 2 क्लास में तो पूरा काइनेटिक्स आपका खत्म हो ही जाएगा, फिर हम लॉज ऑफ मोशन पे आ जाएंगे। तो बस आप लोग सॉल्व करना शुरू कर दो। मॉड्यूल में भाई आप कहाँ तक पहुंच चुके? एकदम हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। वी हैव कवर्ड अप टू द पेज नंबर, काफी कुछ कर लिया हमने, है ना। हम पेज नंबर आ चुके हैं आपके, अगर मॉड्यूल में मैं देखूं स्टार्टिंग से, हाँ तो आज हमने किया है प्रोजेक्शन फ्रॉम द हाइट से, तो हमने नॉर्मली पेज नंबर 149 कर लिया है आज, अप टू पेज नंबर 149 तक ऑफ मॉड्यूल। तो बस एक एक क्वेश्चन, एक एक सॉल्व एग्जाम्पल आपसे हो जाना चाहिए। अगर आप सिर्फ मॉड्यूल ही फॉलो कर लो तो आपकी डेवलपमेंट हो जाएगी। पेज नंबर 149 मॉड्यूल आप पूरा कर लो, करते रहो, और जो डाउट्स हो जाए वो डाउट्स ग्रुप में डालते रहो आप, तो क्लास में ही बता दूंगा मैं। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Thank you so much.